नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। उसमें आपने कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ा लास्ट टॉपिक में, जिसमें हमने देखा किसी भी रिएक्शन को होने के लिए ज़रूरी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर का होना। टक्कर से भी मतलब है इफ़ेक्टिव कोलिजन, इफ़ेक्टिव प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर तभी पॉसिबल है जब टक्करों के फलस्वरूप कम से कम इतनी ऊर्जा निकले कि वह उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। उस एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। कोलिजन थ्योरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बिहेवियर को नहीं समझा पाई थी, इसलिए उसको मॉडिफाइड किया गया और एक नई थ्योरी बनाई गई, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसे इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से मार्सिलिन द्वारा दिया गया था, जो कि बाद में 1935 में आयरिंग द्वारा डेवलप किया गया। कोलिजन थ्योरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से त्रिविम विन्यास की गणना आसानी से नहीं कर पा रही थी और कोलिजन थ्योरी के रिजल्ट केवल गैसेस स्टेज में सही थे, सॉलिड और लिक्विड स्टेज में नहीं। तो इन कमियों को महसूस करते हुए आयरिंग ने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी प्रतिपादित की। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रियाकारक अणु रिएक्शन से पूर्व एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के साथ साम्य की अवस्था में रहता है, अर्थात रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट इन दोनों से अधिक होती है और आप पढ़ चुके हो कि यह लूजली बाउंड स्टेज में पाया जाता है। इसमें बॉन्डिंग पार्शियली रूप से होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एटम के बीच दूरी अधिक होने के कारण उनके बीच में बॉन्ड वीक होता है। ट्रांजिशन स्टेट में टूटने वाला बॉन्ड पूर्णतः न तो टूटता है और न ही नया बनने वाला बॉन्ड पूर्णतः बनता है। हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से अधिक होती है तथा यही एक एनर्जी बैरियर होता है जिसे पार कर ही कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकता है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन वेलोसिटी मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दूसरा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के विघटन का वेग। हम एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ले रहे हैं जिसमें दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, वो आपस में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट में बदलने से पहले वे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है AB स्टार से। अब चूँकि ये हाई एनर्जेटिक स्पीशीज़ होती है, इसलिए यह तुरंत टूटकर प्रोडक्ट बनाती है। अब इस इक्वेशंस को यदि हम आगे देखें तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो मैं लिख सकती हूँ K स्टार इज इक्वल टू AB स्टार अपॉन में रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन इनटू रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AB की कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ K स्टार इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A एंड इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ K स्टार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साम्यावस्था स्थिरांक को बताता है।
चूँकि थर्मोडायनामिक्स कहती है के स्टार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। यहाँ डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, आर गैस कांस्टेंट है और टी है टेम्परेचर। आप पढ़ चुके हैं गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अब यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू मैं पुट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ के स्टार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार अपॉन में आर टी। यहाँ जी स्टार, एच स्टार तथा एस स्टार रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने की फ्री एनर्जी, एंथैल्पी तथा एंट्रोपी चेंज हैं। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को यदि कंपेयर करूं तो मैं लिख सकती हूं ए बी स्टार इज इक्वल टू अब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन इंटू रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। फाइनली मैं लिख सकती हूँ ए बी स्टार अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 5। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहती है अभिक्रिया वेग बराबर होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार इंटू न्यू। तो मैं ए बी स्टार की जगह लिख सकती हूँ के स्टार इंटू रिएक्टेंट की ए की कंसंट्रेशन इंटू रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 6। अभिक्रिया की गति के लिए मैं लिख सकती हूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू ए बी। ये फाइनली हमने लिखा, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 7। अब मैं इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 को यदि मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख सकती हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। तो मुझे प्राप्त होगा यहाँ से के टू इज इक्वल टू के स्टार इंटू न्यू। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 8। क्योंकि आप जानते हो डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी बराबर होती है ई वाइब्रेशनल अपॉन एच। यहाँ ई वाइब्रेशनल कंपन की ऊर्जा है और एच है प्लांक कांस्टेंट। चूँकि वाइब्रेशनल एनर्जी बराबर होती है के टी के, तो मैं लिख सकती हूँ के टी अपॉन एच इज इक्वल टू, चूँकि वोल्ट्समान कांस्टेंट बराबर होता है आर अपॉन एन के। यहाँ आर गैस कांस्टेंट है और एन आवोगाद्रो नंबर। तो फाइनली मैं लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन 8 में पुट करूँ तो मुझे फाइनली प्राप्त होता है के टू इज इक्वल टू के स्टार आर टी अपॉन एन एच। यह इक्वेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी सक्रियण ऊर्जा की मैथमेटिकल इक्वेशन बताती है, अर्थात यह ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। अब यहाँ से यदि हम कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को यदि मैं कंपेयर करूँ तो कॉलिजन थ्योरी में आपने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखा था, वो प्रोपोर्शनल टू था कॉलिजन नंबर के, जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में यह रिलेटेड होता है एंट्रोपी फैक्टर से, अर्थात डेल्टा एस स्टार से। जनरली सिंपल रिएक्शन में यदि मॉलिक्यूल को रिजिड मानते हैं अर्थात कठोर मानते हैं तो ए का मान वही आता है जो जेड का मान है।
तो हम कह सकते हैं कि दोनों थ्योरी एक रूप हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने से एंट्रोपी का मान कम हो जाता है। एंट्रोपी का मान कम होने से ई डेल्टा एस स्टार अपॉन आर की वैल्यू भी कम होगी, अर्थात ए का मान घटता है और जेड से भी कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कॉलिजन थ्योरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में फेल रहती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इसमें अच्छे रिजल्ट देती है। कॉलिजन थ्योरी गैसेज स्टेज में तो सही रिजल्ट देती है, लेकिन लिक्विड या सॉल्यूशन स्टेट में इस थ्योरी द्वारा रिएक्शन का अध्ययन अधिक उपयुक्त नहीं माना गया है। तो ये तो हुआ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कॉलिजन थ्योरी के बीच में कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट। आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्यावस्था स्थिरांक में क्या संबंध होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। यहाँ क्योंकि आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैं अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ, डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार। यहाँ डेल्टा जी स्टार ट्रांजिशन स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, आर गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर है और के है आपका ट्रांजिशन स्टेट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से एल एन के स्टार इज इक्वल टू लिख सकती हूँ माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। तो मुझे के स्टार की वैल्यू प्राप्त होगी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया 11। चूँकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो मैं यह वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे मिलेगा के स्टार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी, ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन में आर। अब इस वैल्यू को अब मैं इक्वेशन 10 में यदि पुट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ के टू इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। अब लॉग लिया जाए अगर दोनों साइड, तो मैं लिख सकती हूँ एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन आर टी अपॉन एन एच प्लस डेल्टा एस स्टार अपॉन आर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी। यह इक्वेशन भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। और यदि हम डेल्टा एच स्टार का मान एक्टिवेशन एनर्जी ई ए के बराबर मान लें, तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ के टू इज इक्वल टू आर टी अपॉन में एन एच ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। अब मैं यदि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ कॉलिजन थ्योरी से, तो मैं लिख सकती हूँ पी जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन में एन एच ई की पावर डेल्टा एस स्टार अपॉन आर। यहाँ पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर को बताता है, जेड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है और एन आपका अवोगाद्रो नंबर है, एच प्लांक कांस्टेंट है, डेल्टा एस एंट्रोपी में चेंज है और आर है गैस नियतांक। तो इस तरह हम साम्यावस्था स्थिरांक और वेग नियतांक के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और इन सभी से हमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कॉलिजन थ्योरी के बीच में कंपैरेटिव डिफरेंस का पता चलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।